हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 12, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समानांतर क्रम संयोजन, जिसको इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो यह संयोजन समानांतर संयोजन कहलाता है। तो समानांतर संयोजन किसे कहते हैं? तो जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों को पहले सिरों को एक बिंदु और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है तो यह संयोजन समानांतर संयोजन कहलाता है। कैसे? तो चलिए इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोग चित्र 8 में देख सकते हैं कि समानांतर क्रम में संयोजन, समानांतर क्रम में आयोजन या संयोजन। ओके, तो जैसे कि ये क्या है, एक सर्किट, अर्थात एक क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट, एक विद्युत परिपथ है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के, जैसे कि R1 R2 एवं R3, तो क्या है, प्रतिरोध है, तो सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को क्या है, एक बिंदु, जैसे कि यहाँ पर बिंदु बिंदु ए डिनोट किया गया है, और दूसरे सिरों को क्या है, दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। तो यह प्रकार के जो संयोजन होता है तो उसको समानांतर संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम संयोजन? तो जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु एवं दूसरे बिंदु को दूसरे सिरों को क्या है, दूसरे बिंदु पर जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के जो संयोजन होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार के जो संयोजन होता है तो उसको समानांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन या समानांतर क्रम संयोजन के बारे में समझ आया होगा कि समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इस क्रम को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हम इस क्रम को क्या है, आवश्यकता के अनुसार हम लोग बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में जाना था कि उसमें जो प्रतिरोध है, जिसके R1 R2 R3, उसमें क्या है, तो आवश्यकता के अनुसार बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार समानांतर क्रम संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हम लोग इसके क्या है, जो इसके क्रम है उसको आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं। यहाँ चित्र 8 में 3 प्रतिरोधों R1 R2 तथा R3 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। जैसे कि हम लोग इस चित्र 8 में देख सकते हैं कि समानांतर क्रम में आयोजन या संयोजन भी कहते हैं। ओके, तो आयोजन को ही क्या है, संयोजन भी कहते हैं। यहाँ पर आयोजन लिखा गया है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर चित्र 8 में क्या है, 3 प्रतिरोध R1 R2 एवं R3 को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन में बैटरी, स्विच एवं अमीटर भी जोड़ा गया है। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि संयोजन में क्या है, इस विद्युत परिपथ में क्या किया गया है, अमीटर, यहाँ पर स्विच एवं बैटरी या फिर सेल का उपयोग किया गया है। यहाँ पर अमीटर का उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि अमीटर के द्वारा धारा का मापन किया जाता है, अर्थात धारा का मापन के लिए क्या है, अमीटर का उपयोग किया जाता है। इस वजह से यहाँ पर अमीटर का उपयोग किया गया है। प्रत्येक प्रतिरोधों में समान विभवांतर भी है, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक जो विभवांतर है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोधों के लिए जो विभव या अर्थात विभवांतर है वह V के लिए उपयोग किया गया, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोधों में समान विभवांतर V है। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाह होने वाली विद्युत धारा अलग अलग होगी। किंतु जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इस सभी के लिए जो प्रवाहित होने वाली जो धारा वह R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 एवं R3 के लिए I3। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस परिपथ में बहने वाली धारा I है, तो इसमें यहाँ पर जो पॉइंट ए पर आकर जो धारा का जो मान होता है वो अलग अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर I1 R1 के लिए, R2 के लिए I2 एवं R3 के लिए I3। ओके, यदि R1 R2 तथा R3 में क्रमशः I1 I2 एवं I3 धारा प्रवाहित हो तो ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध R1 R2 व R3 में बहने वाली धारा I1 इक्वल V डिवाइडेड बाय R1, I2 इक्वल V डिवाइडेड बाय R2 व I3 इक्वल V डिवाइडेड बाय R3। ये कैसे हुआ, चलिए इसको समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि R1 R2 तथा R3 में R1 R2 एवं R3 में बहने वाली जो प्रवाहित होने वाली धारा कौन कौन सी है, I1 I2 एवं I3, क्रमशः I1 I2 एवं I3। तो ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, अर्थात V किसके समानुपाती होता है, वह I की। तो इस समानुपाती के स्थिरांक को हम लोग हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, R का। तो V इक्वल होगा I R। चूंकि हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, I का वैल्यू फाइंड करना है, तो जो R यहाँ पर क्या है, गुणा में है, तो इसको पक्षांतर करते तो क्या होगा, V डिवाइडेड बाय R इक्वल I। तो हमको I का वैल्यू मिल जाएगा। I इक्वल क्या होगा, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, I इक्वल
वी डिवाइडेड बाय आर। तो ठीक इसी प्रकार लिखा गया वी आई इक्वल वी डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर आई वन इसलिए लिखा गया क्योंकि यह पहले धारा के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह पहले प्रतिरोध के लिए, इस वजह से आई वन, ये दूसरे प्रतिरोध के लिए आई टू, एवं तीसरे प्रतिरोध के लिए आई थ्री। तो इस प्रकार से लिखा गया है आई वन इक्वल वी डिवाइडेड बाय आर वन, आई टू इक्वल वी डिवाइडेड बाय आर टू, एवं आई थ्री इक्वल वी डिवाइडेड बाय आर थ्री। सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध आर हो तो आई इक्वल वी डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो यदि सभी प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध आर हो तो वी इक्वल क्या होगा, आई इक्वल क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर 11 में जाना था कि तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, जिसको तुल्य प्रतिरोध को भी परिणामी प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, परिणामी प्रतिरोध। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध अलग है, तो ये क्या है, दोनों एक ही है। तुल्य प्रतिरोध को ही परिणामी प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो ऐसा प्रतिरोध जो परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों के संयोजन को क्या है, इस प्रकार प्रतिस्थापित कर देता है कि जो परिपथ में जो बहने वाली धारा होता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा इस अकेले प्रतिरोध को तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध कहते हैं। तो तुल्य अथवा परिणामी प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि जो ऐसा प्रतिरोध, जैसे कि यहाँ पर R1 R2 यहाँ पर R3, तो जैसे कि मैं R का वैल्यू लेंगे, जैसे कि उसमें हम लोग उदाहरण में समझे तो R इक्वल किसके इक्वल है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 के। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसका वैल्यू फाइंड किया था, 2 लिया था, इसका भी 2 लिया था, इसका 2, इन तीनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा, वह आर क्या था, इसका वैल्यू कितना होगा, 6 होगा था। तो इस प्रकार से हम लोग समझे थे। तो ऐसा प्रतिरोध जो परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोध जैसे कि R1 R2 एवं R3 के संयोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित कर देता है कि परिपथ में धारा का मान में क्या होता है, अपरिवर्तित रहे, अर्थात इसके जो परिपथ में जो बहने वाली धारा का जो मान में क्या है, बिना परिवर्तन किए क्या करता है, उसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार के जो प्रतिरोध होता है उसी को ही तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध कहा जाता है। किंतु I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3 समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में कुल विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। ओके, किंतु I इक्वल क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर I का वैल्यू किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में, जैसे कि किसमें है, समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समानांतर संयोजित क्रम में ये क्या है, स्थित है। तो समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में कुल विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। अर्थात यदि मान लीजिए यहाँ पर जो बहने वाली धारा का मान क्या है, जैसे कि मैं 4 मान लूँ। ओके, तो यहाँ पर बहने वाली जो धारा का मान क्या है, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर है, या फिर मान ले जाते हैं, मान लीजिए 15 एम्पियर है। ओके, इसको रख देते हैं 15, ओके, समझने के लिए, ताकि अच्छे से हम लोग समझ पाएँ। तो मान लीजिए इसमें जो प्रवाहित होने वाली जो एम्पियर है कितना है, 15 एम्पियर है। ओके, प्रवाहित वाली होने वाली जो धारा का जो मान है वो उसका एम्पियर कितना है, जो आई का मान कितना है, वो 15 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि इसका क्या होता है, मात्रक होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, वह एम्पियर। इस वजह से यहाँ पर मैं 15 एम्पियर लिखा गया हूँ। ओके, तो इस प्रकार से क्या है, यदि आई का जो प्रवाहित होने वाली धारा का जो वैल्यू 15 एम्पियर है, तो इन तीनों का जो इक्वल होगा वो कितना होगा, 15 एम्पियर होना चाहिए। तो इसका तीनों को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, अर्थात 5 10 15, अर्थात इन तीनों का जो इक्वल होगा वो किसके, आई के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि समानांतर संयोजित श्रेणी क्रम में कुल विद्युत धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए समीकरण द्वारा V डिवाइडेड बाय R इक्वल V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो I का मान क्या होता है, I1, जैसे कि हम लोग देखे थे, I इक्वल क्या होता है, V डिवाइडेड बाय R। तो इस प्रकार से लिखा गया V डिवाइडेड बाय R इक्वल क्या होगा, ये पहले के लिए होगा V डिवाइडेड बाय R1, दूसरे के लिए V डिवाइडेड बाय R2 एवं तीसरे के लिए V डिवाइडेड बाय R3। ओके, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। कैसे आया, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि V डिवाइडेड बाय R इक्वल V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो v डिवाइडेड बाय r इक्वल, हम लोग देखते हैं कि तीनों में क्या है, v क्या है, कॉमन है। तो चलिए v को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर v को क्या है, बाहर कर दिए, तो इसमें बचा क्या, ओनली 1। तो 1 बचा, तो इसको लिखते हैं 1 डिवाइडेड r1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r3। ओके, तो ये कैसा हुआ, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग v को अंदर लिखते हैं तो होगा v डिवाइडेड बाय r1 प्लस v डिवाइडेड बाय r2 प्लस v डिवाइडेड बाय r3। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो v क्या है, गुणा में है, क्या है, गुणा में। तो ये इस प्रकार जो पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये बटे में चला जाएगा। तो ये होगा v डिवाइडेड बाय वी आर इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r3। तो v आपस में क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो बचे क्या, ऊपर में केवल एक ही बचा। तो 1 डिवाइडेड बाय r इक्वल क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय r1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r3। तो इस प्रकार से लिखा गया है। ओके, जैसा कि आपने देखा श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह सबसे अधिकतम प्रतिरोध से भी क्या होता है, वह अधिक होता है। जैसे कि हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जाना था R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ओके, लेकिन समानांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध संयोजन के न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। किंतु जो समानांतर क्रम में जो संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, जो 1 डिवाइडेड बाय R होता है, वह न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।